हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों को हमारा लेक्चर फर्स्ट पसंद आया होगा जावा का। आज हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे जिसके अंदर हम जावा के बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जहां हम देखेंगे कि जेडीके कैसे डाउनलोड होता है, टेक्स्ट एडिटर में प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, उसको कंपाइल और रन कैसे किया जाता है, क्लास की एनाटॉमी समझेंगे, फाइल एक्सटेंशंस जो यूज़ होते हैं उनका क्या पर्पस है, ठीक है, कौन सी फाइल एक्सटेंशन में क्या आपका कोड इंक्लूड होता है वो हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जेडीके, जेवीएम और जेआरई में क्या डिफरेंस है, आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट होता है, मेन मेथड जो यहाँ पे यूज़ होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट टू 8 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारी जो आईडीई है उसको कैसे इंस्टॉल करना है और उस पर हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स अगर चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम अगर आज चैनल विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको यहाँ पे काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। जितना भी डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं किसी टॉपिक को, मैंने कोशिश किया है विथ नोट्स आपको टॉपिक्स को समझाने का। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है जेडीके इंस्टॉल करना है। तो देखो, जेडीके इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इसका इंस्टॉलर डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड जब आप इसका जेडीके इंस्टॉलर डाउनलोड करोगे तो मेक श्योर कि आप ओरेकल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वहीं से ही आप इसका ओरेकल जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड कीजिए। मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, जब आप जेडीके डाउनलोड सर्च करेंगे तो ये आपको फर्स्ट जो लिंक है वो ही ओरेकल का मिलेगा। यहीं पे आपको जाना है, यहाँ आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये ओरेकल की साइट आ जाएगी। इस पे ये देखिए जो भी लेटेस्ट वर्जन है आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करोगे तो उससे क्या जितनी भी फंक्शनैलिटीज लेटेस्टली उनमें अपडेट हुई हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। तो अभी जेडीके 22 यहाँ पे है, ठीक है। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आइदर लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज, तो जनरली मोस्टली स्टूडेंट्स के पास विंडोज होता है, तो इसके अंदर तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए जेडीके है। तो आपका अगर लाइनेक्स है तो आप लाइनेक्स का इंस्टॉलर डाउनलोड कर लीजिएगा, मैक है तो मैक का कर लीजिएगा और विंडोज है तो विंडोज का डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा विंडोज था तो मैंने विंडोज का इंस्टॉलर डाउनलोड किया। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जेडीके डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। देखो देखो, डाउनलोड करने के बाद ये यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। इस एक्सटेंशन फाइल को आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के अगर स्टेप्स आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप गीक फॉर गीक्स की साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल्ड स्टेप्स दे रखे हैं। वैसे बहुत इजी है, आप जैसे उसको डाउनलोड करेंगे उस पर डबल क्लिक करना, उसका इंस्टॉलेशन के लिए बस और आपको नेक्स्ट नेक्स्ट दबाना है और आपका इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जेडीके इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में सक्सेसफुली। यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स दे रखे हैं, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो गीक फॉर गीक्स वाली वेबसाइट पे से भी रेफर करके अपने जेडीके को इंस्टॉल कर सकता है। जेडीके इंस्टॉल हो गया। जेडीके इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, हमें हमारा सबसे फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है यूजिंग टेक्स्ट एडिटर। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो जेडीके इंस्टॉल किया है वो जेडीके आपका आपके सिस्टम पे सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं। उसके लिए आप जाइए कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जाएंगे, यहाँ पर ये देखिए ये कमांड प्रॉम्प्ट है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आप लिखेंगे जावा, ठीक है, C- वर्जन। तो ये देखिए ये जेडीके मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया था। तो यहाँ पे देखिए जावा से कौन सा वर्जन आ रहा है इसका 22.0.1। अगर आपके यहाँ पे इसको फाइंड नहीं कर पाता तो आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके आप पाथ सेट कर सकते हैं। कई बार इशू आ जाता है विंडो में, तो आप विंडो में इसका पाथ सेट कर सकते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके। अब जिन बच्चों को एनवायरनमेंट वेरिएबल में कैसे जाके पाथ सेट करना है वो नहीं आता, तो उसके लिए भी अगेन सेम ही जहाँ पे आपको जेडीके इंस्टॉल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दे रखा है वहीं पे इन्होंने आगे दे रखा है कि कैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर कॉन्फ़िगर करना है। तो कुछ नहीं है, आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है, वहां पे जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके पाथ एडिट करना है, पाथ एडिट करके वहां पे न्यू पाथ सेट करना है और वहां जेडीके को आपको पाथ को सेट करना है। जेडीके को कैसे सेट करोगे, सी के अंदर जाओगे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको जावा फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर जेडीके के जो बिन फोल्डर है वहां तक आपको जाके उसके पाथ को कॉपी करना है और उसको अपने पाथ वेरिएबल में सेट करना है। इसके अलावा एक जावा होम आपको करना है जिसके लिए आप पाथ में ही जाके यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल में, ठीक है, यहाँ पे आप न्यू ऐड करके जावा होम को भी यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। ये सेट हो जाने के बाद आप वापस से रन करके देखना तो ये आपको मिल जाएगा जावा C- वर्जन। अगर आप लिख के देखेंगे तो जो भी आपका वर्जन इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पे उसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी।
ओके, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्राम बनाने के लिए हम फर्स्ट प्रोग्राम जो है टेक्स्ट एडिटर के थ्रू बनाते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं। डेस्कटॉप पे हम बनाते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। तो आप देखिए, सबसे पहले न्यू पे गए हम, यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया। सपोज मैंने मेरे प्रोग्राम का नाम रखा है फर्स्ट प्रोग्राम। अभी हालांकि आपको ये नहीं देखना है कि क्या सिंटैक्स है क्या नहीं है, अभी जस्ट हम प्रोग्राम रन करके देखना चाह रहे हैं कि प्रोग्राम कैसे रन होता है, कैसे जावा फाइल बनती है, कैसे आपकी क्लास फाइल बनती है। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैं प्रेफर करूंगी कि आप भी मेरे साथ के साथ प्रोग्राम बनाते रहें। तो जिन्होंने जेडीके इंस्टॉल कर लिया है वो मेरे साथ अब प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करें। जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, पहले जेडीके को सक्सेसफुली इंस्टॉल कीजिए, चेक कीजिए आपका जेडीके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं, और उसके बाद आपको अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है। तो देखो फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनेगा, हम क्या लिखेंगे, पब्लिक। अभी आपको ये नहीं समझना है कि हम ये पब्लिक क्यों लिख रहे हैं या जो भी हम कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, अभी आप बस लिखिए, क्योंकि अभी सिर्फ हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आता है। हम हर एक कीवर्ड को, हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं आगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, जावा का फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं, पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, यहां हम लिखेंगे पब्लिक। देखिए स्मॉल में ही लिखना है। देखिए जो जावा है वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है और केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जहाँ पे भी आपके स्मॉल में अक्षर यूज हो रहे हैं वहां पे आपको स्मॉल में लेटर्स यूज करने हैं, जहाँ कैपिटल में यूज हो रहे हैं वहां कैपिटल में यूज करने हैं। ओके, तो पब्लिक स्टैटिक void main and then your string। देखिए स्ट्रिंग का एस बड़ा है एंड args। ओके, ओ सॉरी, ये यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, args ब्रैकेट क्लोज। ये मेन मेथड का आपका चालू हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। चलो हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं, या फिर हम ये लिख लेते हैं इसमें दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, एंड सेमीकोलन। थोड़ा सा इंडेंशन करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, हमने बना लिया। अब इस फर्स्ट प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो सेव के लिए आपको सेव एज में जाना है, यहाँ पे .txt की जगह ऑल फाइल करना है और फर्स्ट प्रोग्राम करके इसको हमें कर देना है .java। ठीक है, ये हमने फर्स्ट प्रोग्राम सेव कर लिया। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम करते हैं मिनिमाइज, जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे बनाया है ये, तो सबसे पहले हमें जाना होगा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम जाएंगे। ठीक है, अब डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमें सबसे पहले इसको कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए कैसे लिखेंगे, कमांड क्या होगी, जावा सी प्रोग्राम, आपकी फाइल का नाम क्या था, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं आएगी तो आपके पास नेक्स्ट कमांड लाइन आ जाएगी। तो देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ और प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आई, तो इसने नेक्स्ट आपको सक्सेसफुली इसको कंपाइल करके दे दिया। अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को करना है रन। तो रन करने के लिए कैसे लिखेंगे, जावा। जावा का मतलब क्या हो गया, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको एक कोई क्लास फाइल देंगे जिसको उसे रन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका जेवीएम का काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये जावा का मतलब क्या है, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्लास फाइल। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लिखना है, फर्स्ट प्रोग्राम। क्या मतलब हुआ इसका, आपको यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं देना, डॉट जावा डॉट क्लास कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है कि यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक क्लास फाइल। तो यहाँ पे आपको क्लास फाइल देनी है। तो जैसे ही हम इस पे एंटर करेंगे तो देखिए हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आ गया, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, यही हमने लिखा था हमारे नोटपैड पे। अगर हम जाके देखें दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली
रन हो गया। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम क्या होता है, यहाँ पे रन होता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक मेथड बनाया और मेथड के अंदर हमने एक आउटपुट शो किया। दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये आप किस तरीके से करा, आपने टेक्स्ट एडिटर के थ्रू किया। तो ये स्टेप्स कुछ होते हैं अगर आप टेक्स्ट एडिटर के थ्रू प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। हालांकि हम आगे जो है हम आईडी यूज करेंगे हमारे जितने भी प्रोग्राम्स है उनको बनाने के लिए, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर हम टेक्स्ट एडिटर में कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम आपका कैसे रन होता है। तो आइए चलते हैं नोट्स पे। तो ये मैंने इसके एग्जांपल के लिए यहाँ पे दे भी रखा है। यहाँ पे सपोज हेलो क्लास फाइल है, तो यहाँ पे मैंने जो हमारी जावा की फाइल है उसका नाम भी हेलो यहाँ पे दिया है। अब देखिए कैसे हुई कंपाइलिंग एंड रनिंग, वो हम समझते हैं। एक चीज हमने देखा, सबसे पहले हमने प्रोग्राम बनाया, उसको हमने कौन से एक्सटेंशन से सेव किया, प्रोग्राम डॉट जावा के एक्सटेंशन से। ये प्रोग्राम डॉट जावा फाइल आपकी किस में गई, जावा कंपाइलर के अंदर, और इस जावा कंपाइलर ने इस डॉट जावा फाइल को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोग्राम डॉट क्लास में। ये फाइल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, यहाँ पे यहाँ देखिए इसने इसको कन्वर्ट कर दिया बाइट कोड क्लास के अंदर, बाइट कोड क्लास में। यानी कि हमारी कौन सी फाइल का नाम था, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ फर्स्ट प्रोग्राम मैंने बनाई थी एक फाइल, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। इसको कंपाइल किया तो इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास में। ये कौन सा हो गया, ये आपका बाइट कोड हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो बाइट कोड होता है और जो आपका सोर्स कोड होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जो सोर्स कोड होता है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है, लेकिन बाइट कोड होता है वो हम इसी पर्पज से बनाते हैं कि वो इजीली रीडेबल नहीं हो। बाइट कोड एग्जैक्टली इस डायग्राम में तो इन्होंने 0101 बोल दिया है, लेकिन बाइट कोड एग्जैक्टली कोई 0101 स्ट्रीम नहीं होती है। वो बस क्या होता है, आपके जो सोर्स कोड होता है उसका ही थोड़ा सा शफल्ड वर्जन होता है, या उसमें कुछ अलग से स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर लिए जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ बाइट कोड कैसा दिखता है एक बार, तब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए ये हमारी क्लास फाइल बन गई, ये हमारी जावा फाइल बन गई। तो जो हमारी क्लास फाइल है, डॉट क्लास फाइल है, उसके अंदर हमारा बाइट कोड होता है। अगर हम इसको खोल के देखें तो ये देखिए, ये देखिए ये आपका बाइट कोड है, ठीक है, ये आपकी डॉट क्लास फाइल है। तो आप इसको देखो तो इसके अंदर कुछ कुछ जैसे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, जैसे जावा आ रहा है, सिस्टम लिखा था हमने, आउट लिखा था, कहीं पे हमने प्रिंट लिखा था, कहीं हमने अपना मैसेज लिखा था, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ और भी स्पेशल सिंबल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है बाइट कोड आपको, कि सोर्स कोड को कोई डायरेक्टली रीड ना कर पाए, और हम क्या कर रहे हैं कि बाइट कोड बना रहे हैं ताकि कि आपका जो प्रोग्राम है वो आपको सिर्फ एक बार ही लिखना पड़े और उसको आप किसी भी मशीन पे जहाँ पे JVM इंस्टॉल्ड है वहां पे आप उसको रन कर पाए। तो जो ये बाइट कोड होता है ये आपका किस पे जाता है, JVM पे जाता है। और JVM का क्या रोल होता है यहाँ पे, कि इस बाइट कोड को किस में चेंज करता है, वो मशीन कोड में। इस बाइट कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड में, ठीक है। तो सोर्स कोड था, सोर्स कोड को कंपाइल करके हमने किस में कन्वर्ट किया, डॉट जावा फाइल को हमने किस में कन्वर्ट किया, डॉट क्लास फाइल में, जो कि बाइट कोड होती है। ये बाइट कोड जो होता है, अब ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है आपको, राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। तो ये बाइट कोड किस में जाता है, JVM में। जिस भी मशीन पे आपको इसको रन करना है उस मशीन का JVM जो है इस बाइट कोड को लेगा, इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर, और आपको यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट। तो हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया था, क्या प्रोड्यूस हुआ, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये होता है आपका कंपाइलिंग एंड रनिंग, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने समझा भी दिया है, वापस से जावा फाइल है वो जावा कंपाइलर में जाएगी, बाइट कोड क्लास बनेगा, वो जावा वर्चुअल मशीन लैंग्वेज में जाएगी और उससे आपको आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट अब समझते हैं, अभी हमने जो ये प्रोग्राम लिखा, ठीक है, एक बार मैं बाइट कोड को बंद कर देती हूँ। अभी हमने ये प्रोग्राम लिखा था, ओके। इसकी एनाटॉमी क्या होती है, यानी कि जो एक क्लास आप यूज कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। ये हमने जो लिखा, पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम जो लिखा, फिर अंदर हमने एक मेथड लिखा, उस मेथड के अंदर मैसेज लिखा। इसकी एनाटॉमी को अगर हम समझें तो देखिए ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम कैथीस एरिया की जो बुक है वहां से लिया गया है। इस डायग्राम को अगर आप समझें तो इसमें देखिए इसने बता रखा है कि कैसे आपके यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हो क्लास की एनाटॉमी को। देखो पब्लिक का मतलब क्या हुआ, पब्लिक यहाँ पे यूज होता है ताकि उस क्लास को कोई एक्सेस कर सके, पब्लिक सो एवरीवन कैन एक्सेस इट, लिख रखा है यहाँ पे। देखो क्लास का मतलब क्या है, दिस इज क्लास, ठीक है। यहाँ पे जो आप यहाँ लिखते हो, जैसे हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था यहाँ पे, ये देखिए, तो ये फर्स्ट प्रोग्राम क्या हो गया आपका, क्लास का नेम।
यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस है, ये थोड़ा सा इनो का ब्लैक में रिप्रेजेंटेड है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो ये ओपनिंग कर्लिंग ब्रेसेस है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इस क्लास के अंदर अभी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्लास के अंदर क्या होता है, उसके मेथड्स होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका एक मेथड बनाया है। मेथड किस टाइप का है, मेथड भी पब्लिक टाइप का है, यानी कि उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, एवरीवन कैन एक्सेस इट। स्टैटिक हम बाद में देखेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं स्टैटिक का मतलब क्या होगा कि आप इस मेथड को कॉल कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। बिना क्लास के ऑब्जेक्ट्स के भी इस मेथड को कॉल किया जा सकता है। वॉइड का क्या मतलब है, जिन बच्चों ने अगर प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है, जिनको बेसिक्स पता है, उन्हें पता है कि वॉइड का यहाँ मतलब क्या होता है, रिटर्न टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड है, इसका मतलब कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड रिटर्न कर रहा है, नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। बाकी आगे जब हम फंक्शंस को समझेंगे तब भी मैं और आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी कि रिटर्न टाइम कैसे दिए जाते हैं। मेन क्या है यहाँ पे, आपके मेथड का नेम, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करके ये जो लिखा है स्ट्रिंग ब्रैकेट args, इसका क्या मतलब है, आर्ग्यूमेंट्स टू द मेथड। इस मेथड को जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे वो यहाँ पे आपको गिवन करने देने होते हैं, ठीक है। दिस मेथड मस्ट बी गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स एंड द एरे विल बी कॉल्ड आर्क्स, ओके। तो ये एक फिक्स्ड सिग्नेचर है जो आपको देना होता है मेन फंक्शन के लिए, ठीक है। इसका ओपनिंग ब्रेसेस हो गया, यानी कि ये किसका ओपनिंग ब्रेसेस है, आपके मेथड का, मेन मेथड का। इससे पहले वाला जो ओपनिंग ब्रेसेस था वो किसका था, आपके क्लास का। इसके बाद हमने भी हमारा एक मैसेज प्रिंट करवाया था, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या बताता है, दिस सेज प्रिंट टू दी स्टैंडर्ड आउटपुट। जो भी आप यहाँ पे इसके अंदर मैसेज लिख रहे हैं उसको आपके आउटपुट में प्रिंट करके दे दे। सेमीकोलन क्या बताता है यहाँ पे, एवरी स्टेटमेंट मस्ट एंड इन अ सेमीकोलन। अब देखिए हम तो जैसे अगर कुछ बोलते हैं या कुछ बोल के हम चुप हो जाते हैं तो हमें पता है कि भाई वो हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, बट कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा अगर आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो तो कि वो स्टेटमेंट खत्म हुआ है या नहीं। तो उसके लिए यूज किया जाता है आपका सेमीकोलन। ये सेमीकोलन का मतलब क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट जो है ये कंप्लीट हो गई। अब चाहे आप एक ही लाइन में, हम थोड़ा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन हमारे कोड को लिखते हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली रीडेबल हो। बट अगर आप कंप्यूटर को एक ही लाइन में भी सारी स्टेटमेंट्स लिख के दे दे, जैसे ये एक स्टेटमेंट लिखी फिर सेमीकोलन लगाया, फिर एक स्टेटमेंट लिखी फिर सेमीकोलन, फिर एक स्टेटमेंट लिखी फिर सेमीकोलन, इस तरीके से अगर आप एक भी लाइन में सारी स्टेटमेंट्स आप कंप्यूटर को लिख के दे देंगे, लेकिन अगर उसको सेमीकोलन से सेपरेट कर देंगे तो भी कंप्यूटर को ये चीज समझ आ जाएगी कि ये एक स्टेटमेंट है, फिर ये दूसरा स्टेटमेंट है, फिर तीसरा स्टेटमेंट है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो सेमीकोलन क्या बताता है, टर्मिनेशन ऑफ दी स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ये क्लोजिंग ब्रेसेस है, ये क्लोजिंग ब्रेसेस किसका हो जाएगा, मेथड पहले क्लोज होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रेसेस है वो किसका है, आपका क्लास का। क्योंकि क्लास के अंदर आपने मेथड डिक्लेयर किया है तो पहले मेथड के ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस होंगे और फिर क्लास का क्लोजिंग ब्रेसेस यहाँ पे आएगा। तो ये बेसिकली इसकी एनाटॉमी होती है क्लास की, जो कि हमें समझनी है। अब देखिए ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि फाइल एक्सटेंशन जो अभी हमने देखे कौन कौन से थे। हमने जब एक प्रोग्राम बनाया जावा का तो उसको हमने किससे सेव किया, डॉट जावा से, ठीक है। फिर इसको हमने कंपाइलर को भेजा तो कंपाइलर ने कौन सा फाइल बनाया, डॉट क्लास फाइल बनाई। तो डॉट जावा फाइल क्या होती है और डॉट क्लास फाइल क्या होती है ये अब हम समझते हैं। देखो स्टेप 1 क्या था, राइट सोर्स कोड। तो हमने सोर्स कोड लिखा, हमने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर कौन सा यूज किया है, हमने यूज किया है यहाँ पे नोटपैड, ठीक है। नोटपैड में मैंने मेरा सोर्स कोड लिखा और उस सोर्स कोड को मैंने सेव किया डॉट जावा में। डॉट जावा फाइल क्या बताती है, इट कंटेन्स द सोर्स कोड, हाई लेवल ह्यूमन रीडेबल, यानी कि हाई लेवल और ह्यूमन रीडेबल, इसके सोर्स कोड कौन सा कोड होता है जो कि इजीली रीड ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है। एंड ये जो डॉट जावा फाइल होती है किसके लिए यूज होती है, और फॉर डेवलपमेंट, एंड दिस फाइल इज एडिटेबल। ये फाइल आपकी एडिटेबल होती है एंड दिस इज यूज्ड फॉर योर डेवलपमेंट। नाउ ये जावा फाइल किस में जाती है, जावा कंपाइलर के अंदर। हमने ये लिखा था जावा कंपाइलर में, हमने कंपाइल कैसे किया था इसको, जावा सी, यहाँ पे हमारे फाइल का नेम डॉट जावा, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट क्या करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट मशीन कोड में नहीं इसको कन्वर्ट करते हो, आप इसको किस में कन्वर्ट करते हो, पहले बाइट कोड में। तो उसके लिए जावा कंपाइलर जो है वो डॉट जावा फाइल को किस में ट्रांसलेट कर देता है, डॉट क्लास फाइल में। अब अगर हम डॉट क्लास फाइल को देखें तो डॉट क्लास फाइल क्या कंटेन करके रखती है, जावा का बाइट कोड, ठीक है। ये किसके लिए यूज होती है, फॉर द कंजम्पशन ऑफ जेवीएम। जेवीएम इस बाइट कोड को यूज करता है और इसको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में फॉर द एग्जीक्यूशन
ओके, एंड दिस बाइट कोड इज नॉट मेंट टू बी एडिटेड। आप सोर्स कोड जो होता है वो आपका एडिटेबल होता है, बट जो बाइट कोड होता है वो एडिटेबल नहीं होता, क्योंकि बाइट कोड आप क्या कर रहे हो, आपने अपना एज अ डेवलपर आपने अपना कोड लिखा, उस कोड को कंपाइल किया और उसका जो बाइट कोड है उसको आपने होस्ट कर दिया मशीन्स पे। अब अगर बाइट कोड भी एडिटेबल हो गया तो हर मशीन जो है अपने अकॉर्डिंग टू उस बाइट कोड को चेंज कर लेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी इंटीग्रिटी थी सोर्स कोड की वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। इसलिए आप बाइट कोड को एडिटेबल नहीं बनाते हैं, आप सोर्स कोड में चेंज कर सकते हैं एज अ डेवलपर, लेकिन जब आप उसको एज अ बाइट कोड होस्ट कर रहे हैं मशीन्स पे, देन दिस बाइट कोड मस्ट नॉट बी एडिटेबल। okay, and this bytecode is convert into the machine code with the help of JVM। ओके, तो दो फाइल एक्सटेंशंस हो गए हमारे यहाँ पे, डॉट जावा एंड डॉट क्लास। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब देखिए जेडीके क्या होगा, जेवीएम क्या होगा, जेआरई क्या होगा। अभी हमने देखो दो वर्ड्स तो देखे, जेडीके और जेवीएम। अभी जेडीके का क्या मतलब है, जेवीएम का क्या मतलब है और जेआरई का क्या मतलब है, ये हम समझते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आई होप इट इज विजिबल। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझे तो जो जेवीएम है, ठीक है, जेवीएम सबसे स्मॉलर पार्ट होता है। जेवीएम का सुपर सेट आप किसे बोल सकते हैं, जेआरई को। और जो जेडीके है वो सबका सुपर सेट होता है, यानी कि आपका जेआरई का और जेवीएम का। अब जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है और जेवीएम क्या होता है, हम देखते हैं। सबसे पहले हो गया जेडीके, ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है, इट इज अ किट दैट प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। अब आप ये समझिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो जावा है वो 60 बिलियन डिवाइसेस पे रन होती है, बट क्या 60 बिलियन डिवाइसेस पे जावा डेवलप भी होती है, नहीं। जावा सब डिवाइसेस पे डेवलप नहीं होती, बट जावा जो है सब डिवाइसेस पे रन हो रही है। इसका मतलब क्या है, जितनी भी डिवाइसेस है जरूरी नहीं वो सारी डिवाइसेस पे आपकी जावा डेवलप हो रही हो। आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि एज अ मोबाइल डेवलपर, ठीक है, अगर सपोज मेरे को जावा चाहिए फॉर द डेवलपमेंट, लेकिन जो मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, चाहे वो कोई कस्टमर हो, कोई शॉपकीपर हो या आपकी मम्मी हो, पापा हो, वो सब मोबाइल की एप्स तो डेवलप नहीं कर रहे है ना, वो सिर्फ उस मोबाइल की ऐप को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को समझना जरूरी है कि जो जेडीके है, जेडीके किस लिए यूज होता है, जेडीके आपको क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन हर किसी को जेडीके की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि सपोज मुझे सिर्फ जावा की, मुझे कोई मतलब नहीं है डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ चाहिए कि मुझे एक जावा का प्रोग्राम मिल जाए और उस जावा के प्रोग्राम को मैं मेरे सिस्टम पे रन कर पाऊं, तो उस केस में मुझे जेडीके की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जेडीके किनको रिक्वायरमेंट होता है, डेवलपर्स को, जिनको प्रोग्राम्स जो है जावा के प्रोग्राम्स डेवलप करने हैं। ठीक है, इसलिए अभी हमने जेडीके डाउनलोड किया। जेडीके हमने क्यों डाउनलोड किया, क्योंकि हमें हमारे कोर्स के लिए हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, उन प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूट भी करेंगे, ठीक है, और हम उस प्रोग्राम्स को डेवलप भी करेंगे। तो ये समझना जरूरी है, इसलिए जेडीके क्या होता है, सुपर सेट होता है आपका जेआरई और जेवीएम का। ठीक है, तो जेडीके के अंदर बेसिकली क्या आ जाते हैं, आपके डेवलपमेंट टूल्स आ जाएंगे, लाइक जावा सी, जावा एटसेट्रा, एंड एज वेल एज योर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो देखो जेडीके के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो आ गए आपके डेवलपमेंट टूल्स टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू डेवलप योर जावा प्रोग्राम, एंड जेआरई, जेआरई किसके लिए, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इज टू एग्जीक्यूट योर जावा प्रोग्राम। तो आप कैसे समझ सकते हो, जेडीके के अंदर एक तो डेवलपमेंट टूल्स आएंगे और एक आपका रन टाइम एनवायरनमेंट आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेआरई क्या होता है। अब देखिए मोस्टली सिस्टम पे जेआरई होगा, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको जो भी जावा का प्रोग्राम है उसको रन करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, जेआरई। तो जेआरई क्या होता है, इट इज एन इंस्टॉलेशन पैकेज दैट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू ओनली रन, देखो यहाँ पे भी लिख रखा है टू ओनली रन नॉट डेवलप। अगर किसी सिस्टम पे जेआरई है तो उस सिस्टम पे आप जावा के प्रोग्राम्स रन कर सकते हो, बट जावा के प्रोग्राम्स डेवलप नहीं कर सकते। ओके, इसलिए हमने बोला कि 60 बिलियन डिवाइसेस पे जावा रन हो रही है, ओके, लेकिन 60 बिलियन डिवाइसेस पे जावा डेवलप भी हो रही है क्या, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता, बट रन हो रही है, ये हमने बोला था। ठीक है, तो ये बहुत देखो टर्म्स है, बहुत की टर्म्स है, बहुत स्मॉल स्मॉल टर्म्स है, बट आपको इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो JRE is only used by those who only want to run the Java programs that are end users of your system। जैसे आप सपोज कीजिए अगर WhatsApp है, ठीक है, WhatsApp आपने बनाया, ठीक है, अब WhatsApp तो सभी यूज करते हैं, है ना, लेकिन WhatsApp क्या सब डेवलप करते हैं,
नहीं करते। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं हूँ या कोई शॉपकीपर है या आपकी मम्मा है, आपका कोई फ्रेंड है, वो व्हाट्सएप यूज कर रहा है, तो उसको तो सिर्फ क्या चाहिए, अपने प्रोग्राम, अपने मोबाइल में वो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन रन होनी चाहिए, ठीक है। उसको डेवलप नहीं करना, तो वो जेडीके थोड़ा ना इंस्टॉल करेगा, वो तो अपना उसका रन टाइम एनवायरनमेंट यानी कि उस ऐप को इंस्टॉल करेगा, उस ऐप को रन करेगा, ठीक है। तो जेआरई किस लिए यूज होगा, टू ओनली रन दी जावा प्रोग्राम, नॉट डेवलप दी जावा प्रोग्राम, ठीक है। जावा प्रोग्राम भी बोल सकते हैं और एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं। अब देखिए, जेवीएम जो होता है वो आपका जेआरई का भी सबसेट होता है, ठीक है। जेआरई के अंदर तो क्या होगा, आपका जेवीएम होगा एज वेल एज आपकी कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज होंगी प्लस अदर फाइल्स होंगी जो कि हेल्प करेंगी जावा के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of both JDK and JRE because it is contained और inbuilt in both, ठीक है। चाहे आप JRE की बात करें चाहे JDK की बात करें, दोनों के अंदर आपका JVM जो होता है वो इनबिल्ट होता है। Whatever Java program you run using JRE और JDK which goes into the JVM, ठीक है। चाहे आप प्रोग्राम को JDK के थ्रू रन कर रहे हो, चाहे आप प्रोग्राम को JRE के थ्रू रन कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपका जो प्रोग्राम है वो किसके पास जाता है, JVM के पास जाता है। एंड JVM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द जावा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि इंटरप्रेटर, ठीक है। पहले तो आपने जावा के कोड को कंपाइल किया और उसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया, वो बाइट कोड किसके पास जाता है, जेवीएम के पास। एंड जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिंग योर जावा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन किसकी प्रॉपर्टी होती है, आपकी इंटरप्रेटर की, इसलिए जेवीएम को क्या बोला जाता है, इट इज एन इंटरप्रेटर। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, जेवीएम इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। JVM इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया, जब आपका कोड कंपाइल होके बाइट कोड बनता है, वो बाइट कोड जो होता है वो किसके पास जाता है, JVM पे। JVM मतलब कि जैसे आपको अलग अलग मशीन्स पे उस बाइट कोड को रन करना है, ठीक है। तो हर मशीन का अपना स्पेसिफिक JVM होगा और उस JVM पे आपका बाइट कोड रन होके किस में कन्वर्ट होगा, मशीन कोड में, ठीक है। सो JVM इज स्पेसिफिक टू योर मशीन, सो JVM इज नॉट अ प्लेटफॉर्म independent. A different JVM is needed for each type of operating system. हर टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको एक डिफरेंट जावा वर्चुअल मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। ये कई इतना डिटेल में आपको आई डोंट थिंक सो कहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इससे क्या बच्चे क्या होते हैं, कई बार जब आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं ना, तो पहली बात तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेडी के सबसे पहले आएगा या जेवीएम आएगा या जेआरई आएगा। तो ये आई होप इस पिक्चर से आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी मैंने इसको समझा दिया इस तरीके से। तो आपका जेडीके सबसे सुपर सेट है, उसके बाद आपका जेआरई आता है और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आप बोल सकते हैं जेवीएम होती है, जो कि स्पेसिफिक होती है आपके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप पे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि हम आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने देखा, जब हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई, ठीक है, हमने एक जावा फाइल बनाई, इसके अंदर हमने जावा प्रोग्राम में system.out.print के अंदर ये लिखा था, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो जैसे मैंने ये लिखा तो ये प्रोग्राम हमने जब हमारे कंसोल पे देखा तो ये आउटपुट हमें को प्रिंट होके मिल गया, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो इस system.out.print आपको क्या हेल्प कर रहा है, आपके मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए। अभी हमने एनाटॉमी ऑफ क्लास में भी यही चीज देखी थी। system.out.print के बारे में इसने क्या लिखा है, दिस सेज प्रिंट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिफॉल्ट टू कमांड लाइन, ओके। तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे मैंने लिया system.out.println हेलो वर्ल्ड, system.out.print गुड मॉर्निंग, system.out.println जावा स्कूल, system.out.println सो इज आवर टीचर, ओके। तो देखो, जब हेलो वर्ल्ड, अब रिजल्ट कैसा आया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर ये नेक्स्ट लाइन में गया, लेकिन गुड मॉर्निंग जावा स्कूल इसने एक साथ लिख दिया, गुड मॉर्निंग विदाउट एनी स्पेस जावा स्कूल, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में चला गया और फिर क्या लिख दिया, सो इज आवर टीचर। तो देखो ये कैसे हुआ, आउटपुट्स में देखो, पहले वाले में तो इसने सही आउटपुट प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन में चला गया। व्हाट आई एक्सपेक्ट कि भाई गुड मॉर्निंग के बाद इसको जावा स्कूल भी जो है वो नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन इसने तो साथ में लिख दिया। तो ये डिफरेंस किस वजह से आया, इस वर्ड से, इन दो लेटर से। देखो यहाँ एलन यूज हो रहा है, यहाँ एलन यूज नहीं हो रहा, फिर एलन यूज हो रहा है और यहाँ पे भी एलन यूज हो रहा है। एलन किसके लिए यूज होता है, फॉर दी नेक्स्ट लाइन। तो जब मैंने फर्स्ट एग्जांपल में लिखा system.out.println हेलो वर्ल्ड, तो इसका क्या मतलब है कि आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो और उसके बाद अपने कर्सर को कहाँ ले जाओ, नेक्स्ट लाइन में। तो ये चीज ध्यान रखना, पहले मैसेज प्रिंट होता है और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट होता है। तो पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ और फिर नेक्स्ट लाइन आपका चला गया
कर्सर आपका किस में चला गया, नेक्स्ट लाइन में। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे सिर्फ गुड मॉर्निंग इसने लिखा, ठीक है, कि गुड मॉर्निंग आप मैसेज प्रिंट करो और कर्सर को आपको नेक्स्ट लाइन में नहीं लेके जाना, क्योंकि एलन यहाँ प्रेजेंट नहीं, यानी कि कर्सर आपका कहाँ रहेगा, इस मॉर्निंग के बाद, जी के जस्ट बाद। इसके बाद आप गए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जावा स्कूल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले जावा स्कूल प्रिंट हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में जाएगा, इसलिए पहले जावा स्कूल तो यहाँ पे जी के बाद प्रिंट हो गया, और कूल खत्म होने के बाद आपका कर्सर कहाँ चला गया, नेक्स्ट लाइन में। फिर वापस आपने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सो इज आवर टीचर, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब वापस से सो इज, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि एलन था तो जावा स्कूल लिखने के बाद कर्सर किस में चला गया होगा, नेक्स्ट लाइन में, और नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा आपका, सो इज आवर टीचर प्रिंट हो जाएगा, और फिर वापस से आपका कर्सर किस में आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल और रिजल्ट थे, बट वी डोंट नो कि भाई सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो हमने ये तो भी पढ़ा है सिर्फ थ्योरेटिकली, इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हम लिखते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। देखो सबसे ये एज इट इज लिखते हैं और फिर हम देखते हैं कि आउटपुट क्या ऐसा मैच हो रहा है। तो सबसे पहले इसने लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसने प्रिंट एलन लिया है फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा इंटेंशन देने से क्या होता है कि प्रोग्राम थोड़ा रीडेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि अच्छे से प्रोग्राम को पूरा फॉर्मेटेड रखिए। बाकी इससे कोई आपके प्रोग्राम में फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई एरर नहीं आएगी अगर आप इंटेंशन नहीं देंगे, बट इंटेंशन देने से आपका प्रोग्राम की रीडेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जावा स्कूल, you will find after some lectures that java is really cool, java is cool, क्योंकि ये बहुत आपके जो टास्क है उसको बहुत आसान बना देती है चीज़ों को, इतने फंक्शन इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट हैं कि आपको वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और बहुत इजी आपके लिए बना देगी। जिन बच्चों ने सिर्फ सी और सी प्लस प्लस पढ़ी है, जब वो जावा पे स्विच करेंगे तो दे विल फाइंड कि कितना ईजी है इसमें प्रोग्राम कर पाना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सो इज आवर टीचर, सो आई होप आपकी जो जावा टीचर है वो भी कूल होंगे। सो इज आवर टीचर, ठीक है। एंड इफ यू फाइंड दैट आई एम अ कूल टीचर देन प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स कि यस मैम यू आर कूल, ओके, इट्स जस्ट अ जोक। सो ये हमने प्रोग्राम बना दिया। सबसे पहले इस प्रोग्राम को क्या करना है, सेव कर लेना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट रन करके देखते हैं। यहाँ मैं इस प्रोग्राम को इधर लिख लेती हूँ, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दोनों चीज़ें सामने मिल जाए, ठीक है। हमारा प्रोग्राम था, तो सबसे पहले इसको प्रोग्राम को कंपाइल किया, अगर कोई एरर नहीं होगी तो आपको सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हमें इसे रन करना है, तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, जावा, ठीक है, और आपकी क्लास फाइल, ये देखिए सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, एज इट इज हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर क्या प्रिंट हुआ, गुड मॉर्निंग जावा स्कूल। अब ये देखो ये एक ही लाइन में प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका नेक्स्ट लाइन मिसिंग था, तो इसने क्या किया, गुड मॉर्निंग को प्रिंट किया और उसके बाद कर्सर यहीं पे रहा, और कर्सर यहाँ रहा इसलिए आपका जावा स्कूल प्रिंट हो गया। लेकिन देखो जावा स्कूल वाले में नेक्स्ट लाइन थी, तो जैसे जावा स्कूल प्रिंट हुआ वैसे कर्सर आपका किस में चला गया, नेक्स्ट लाइन में। और नेक्स्ट लाइन में आपने क्या कर दिया, फिर सो इज आवर टीचर लिखा, तो सो इज आवर टीचर प्रिंट हुआ और फिर से आपका कर्सर चला गया नेक्स्ट लाइन में। अब आप देखिए, मैं एक डिफरेंस आपको बताती हूँ, अगर हम यहाँ पे नहीं लगाते ये चीज, ठीक है। और अब हम वापस इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, सक्सेसफुली हो गया कंपाइल, और इसको रन करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जब मैंने पहले नेक्स्ट लाइन लगाया था तो टीचर के बाद क्या हुआ, आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में गया था, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन रिप्रेजेंट हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने नेक्स्ट लाइन हटाया तो इसने क्या करा, सो इज आवर टीचर लिखा और यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्या हो गया, एग्जिट हो गया और आप वापस से कमांड लाइन में आ गए, ओके। तो ये आपको समझना है कि एलन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी मैसेज दिया हुआ है वो प्रिंट हो और उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा अगर एलन लिखा हुआ है, और कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा अगर एलन नहीं लिखा हुआ है।
ओके, तो इस तरीके से हम आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा सा इसके एनाटॉमी को समझते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या होता है। यहाँ पे जो ये सिस्टम है, ये क्या है, क्लास का नाम। ये ऑलरेडी डिफाइंड क्लास है आपके जावा के अंदर, जो कि यूज होती है आउटपुट्स को प्रेजेंट करने के लिए। डॉट आउट क्या है, आउट यहाँ पे है स्टैटिक वेरिएबल जो कि प्रेजेंट होता है इन सिस्टम क्लास ऑफ टाइप प्रिंट स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। इट इज अ स्टैटिक वेरिएबल प्रेजेंट इन सिस्टम क्लास ऑफ टाइप प्रिंट स्ट्रीम। और प्रिंट एलन क्या है, ये एक मेथड है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, क्लास के अंदर आपके कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। तो आउट तो क्या है, इसका क्लास का वेरिएबल है, और प्रिंट एलन क्या है, यहाँ पे इसका मेथड है जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर, प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर। ओके, तो ये आपका होता है आउटपुट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आप भी कोशिश कीजिएगा इस लेक्चर के बाद खुद से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को समझने का, कैसे इससे आउटपुट्स रिप्रेजेंट होते हैं। अगर एलन लिख रहे हैं तो कैसे कर्सर आ रहा है, कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, और अगर एलन हटा रहे हैं तो कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो ये हो गया हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसके बाद अब हम समझते हैं मेन मेथड का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखो, यहाँ पे हमने देखा पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम का मतलब देखा कि पब्लिक, सो एवरीवन कैन एक्सेस, क्लास इज अ क्लास नेम, और फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, क्लास का नाम है, ठीक है, क्लास कीवर्ड है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अभी हम समझेंगे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि ये जो लाइन हम लिखते हैं, ये जो मेन मेथड हम लिखते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर जावा में कोई प्रोग्राम बनाता है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब जेडीके को कैसे पता चलेगा कि कौन सा हर कोई क्या होगा, जो भी कोई नया डेवलपर आएगा वो अपने हिसाब से मेथड लिखेगा, अपने हिसाब से उसके अंदर आर्गुमेंट देगा और उसको स्टार्ट करेगा। तो जावा को क्या चाहिए, या जेडीके को क्या चाहिए, अपना एक एंट्री पॉइंट चाहिए जेवीएम को, ठीक है। जेवीएम को नहीं पता चलेगा कि उसको अपना कोड कहाँ से स्टार्ट करना है, तो उसमें इसलिए जावा ने यहाँ पे क्या फिक्स कर दिया कि आपको आपका जो एंट्री पॉइंट होगा, वो एंट्री पॉइंट कौन सा मेथड होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन। ये मेन जो होगा ये आपका मेथड का नेम होगा। तो ये फिक्स्ड सिग्नेचर होता है, यानी कि आपका जो एंट्री पॉइंट होता है आपके जावा के प्रोग्राम का, वो कौन सा होता है, दिस मेथड। तो देखो यहाँ लिखा है मैंने, entry point, it is the entry point of a java program where the execution starts. Without the main method, the java virtual machine does not know where to begin running the code. ठीक है, अगर आपके पास मेन मेथड नहीं होगा तो जेवीएम को नहीं पता चलेगा कि उसको अपना कोड कहाँ से चालू करना है। इसका मतलब एटलीस्ट एक मेन मेथड, देखो अब अगर आपके पैरेलली बहुत सारे प्रोग्राम्स है और एक क्लास जो है दूसरी क्लास को कॉल कर रही है, तो जरूरी नहीं कि हर क्लास में आपको मेन मेथड बताना है, बट आपको एक एंट्री पॉइंट बताना पड़ेगा जहां से कि जेवीएम अपना प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट कर दे। अब देखो, इसको वैलिड भी कर लेते हैं। ये तो चलो इसने स्टेटमेंट बोल दिया, हम देखें तो सही कि ऐसा सच में होता है क्या, यहाँ पे करके देखते हैं। मैं यहाँ पे मेन की जगह लिख देती हूँ सपोज स्टार्ट। मेथड का ही तो नाम है, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोज लिख दिया इसको स्टार्ट। अब मैं इस प्रोग्राम को वापस कंपाइल करके देखती हूँ, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था, कंपाइल किया, कंपाइल में कोई एरर नहीं आई है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, यानी कि जावा से जब इसको आपने कंपाइल किया तब तो आप कंपाइलर कोई भी एरर नहीं दे रहा है। अब मैं इसको मेरा कंपाइल होके किस में कन्वर्ट हो गया, बाइट कोड में। बाइट कोड को कौन रन करेगा, जेवीएम। तो जेवीएम अब इसको रन करके देखता है। तो देखो, जेवीएम ने जैसे इसको रन किया तो यहाँ पे इसने क्या थ्रो कर दी, एरर। क्या एरर थ्रो करी, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास फर्स्ट प्रोग्राम। हमारी जो फर्स्ट प्रोग्राम की क्लास है उसमें इसको मेन मेथड नहीं मिल रहा है। तो जेवीएम कह रहा है कि भाई मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ प्रोग्राम, मुझे नहीं पता। और उसने क्या करा, अपने हाथ खड़े कर लिए और एरर यहाँ पे थ्रो आपको करके दे दी कि भाई मेन मेथड नहीं मिला है, तो मैं प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं कर सकता। साथ ही साथ इसने देखो आपको यहाँ पे सजेशन भी दिया है कि प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज। तो आपको कैसे मेन मेथड को डिफाइन करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ब्रैकेट args आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और अ जावा एफएक्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखो हमने सेम इस तरीके से किया था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये देखो यही सेम चीज यहाँ पे हमने लिखी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा, हमने फंक्शन का जो मेथड का जो नाम है वो यहाँ पे चेंज कर दिया। तो उस वजह से क्या करा, जेवीएम कंफ्यूज हो गया, जेवीएम को नहीं पता कि उसको कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करना है, इसलिए उसने एरर थ्रो कर दी। और एरर थ्रो करने के साथ साथ ये भी बता दिया कि आपको मेन मेथड डिक्लेयर करना है जिसका सिग्नेचर कैसा होगा, इस टाइप का। तो यहाँ पे वापस से हम क्या करते हैं, स्टार्ट की जगह लिखते हैं मेन, ठीक है। कंपाइल करते हैं वापस,
कंपाइल में तो देखो पहले भी कोई एरर नहीं आई थी क्योंकि हमने कोई मेथड का नाम गलत नहीं दिया था, ठीक है ना, मेथड का नाम तो सही था, ठीक है, वो जावा भी क्लास भी आपकी बिल्कुल वैलिड थी, इसलिए कंपाइलर ने आपको कोई दिक्कत नहीं दी। लेकिन जब बाइट कोड जो बना उसका और वो जब जेवीएम के पास रन होने गया तो उसको उसका एंट्री पॉइंट ही नहीं मिला, इसलिए वहां पे जो जेवीएम है उसने एरर आपको थ्रो कर दी। लेकिन अब देखिए अब कोई एरर थ्रो नहीं हुई, आपका एज इट इज बिल्कुल आउटपुट जो है करेक्टली प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसको अपना एंट्री पॉइंट मिल गया था, यानी कि अपना मेन मेथड यहाँ पे इसको मिल गया था। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप जेवीएम के थ्रू किसी बाइट कोड को रन करवाते हैं तो एटलीस्ट एक मेन मेथड होगा जो कि एंट्री पॉइंट होगा आपके जेडीके का, सॉरी जेवीएम का। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसको और हम आगे जाके देखेंगे कि जैसे कुछ क्लासेस होंगी जिसके अंदर आपके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं होता है, लेकिन वो क्लासेस कॉल होती हैं किसी और क्लासेस के थ्रू जहाँ पे कि मेन फंक्शन आपका प्रेजेंट होता है। और इसका सिग्नेचर एज इट इज रखना है, मीन्स ये सिग्नेचर बिल्कुल फिक्स्ड सिग्नेचर है, आपको इसी तरीके से ही आपके मेन मेथड को डिक्लेयर करना है। बाकी एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये कोई स्पेशल मेथड या कोई बहुत सेक्रेट मेथड नहीं है, ये भी जो नॉर्मल मेथड्स होते हैं उसी की तरह वर्क करता है, बट जस्ट टू आइडेंटिफाई कि हमें बिगिनिंग कहाँ से करनी है हमारे प्रोग्राम की, इसके लिए जावा ने यहाँ पे इस चीज को फिक्स कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक और स्टैटिक हमने क्यों यूज किया है, आपका मेन मेथड जो है वो पब्लिक और स्टैटिक किस लिए होना चाहिए, पब्लिक तो इसलिए ताकि जेवीएम उसको इजीली एक्सेस कर पाए, ठीक है, और स्टैटिक किस लिए कि बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए हुए हम उस मेथड को कॉल कर पाए, इसलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं पब्लिक और स्टैटिक। देखो, इंश्योरिंग इट इज एक्सेसिबल टू द जेवीएम विदाउट नीडिंग टू इंस्टेंशिएट द क्लास। ओके, नेक्स्ट है फिक्स्ड सिग्नेचर। सिग्नेचर इसका फिक्स्ड होगा, यानी कि जैसा हमने यहाँ लिख के बताया है इसको आपको एज इट इज इसी तरीके से यहाँ पे लिखना है जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे। सो द मेन मेथड हैज अ फिक्स्ड सिग्नेचर लाइक दिस। Okay, deviating from this signature means the JVM won't recognize it as a starting point. अगर सिग्नेचर में कुछ भी चेंजेस होते हैं then JVM won't recognize it is as a starting point. Okay, इसका मतलब क्या है कि मेन फंक्शन आप कोई और भी कोई क्लास आप यूज करें उसके अंदर भी मेन फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन अगर सिग्नेचर में डिफरेंस हुआ तो वो JVM उसको स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर नहीं करेगा। JVM कौन से मेन मेथड को स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करेगा, जिसका सिग्नेचर बिल्कुल एज इट इज ये होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 8 पॉइंट्स थे जो हमने टॉपिक 2 में हमारे डिस्कस किए। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे हमारा आईडी, जो हम इंटेलिजे आइडिया यूज करने वाले थे। कोई इंटेलिजे आइडिया यूज करने का क्या यहाँ पे पर्पस है, क्यों देखो टेक्स्ट एडिटर हमको अलग से खोलना पड़ रहा है, फिर यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में बार बार यहाँ जाके देखना पड़ता है, अलग अलग विंडोज ओपन करके देखनी पड़ रही है। इसके बाद अगर अभी हम मल्टीपल क्लासेस बनाएंगे तो हमें हमारा फाइल फोल्डर भी ओपन करके रखना पड़ेगा जहाँ पे कि हम और फाइल्स देखेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके डेस्कटॉप पे बहुत सारी फाइल्स और बहुत सारे फोल्डर्स आपको मल्टीपल टाइम सेम टाइम पे मल्टीपल ओपन करके रखने पड़ेंगे। तो आपको जो आईडीई होती है, जो हमारी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, वो आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आपको ये सारी चीजें वो एक ही जगह पे प्रोवाइड करवाएगा, जिससे क्या हो आपको प्रोग्राम लिखना ईजी हो, ठीक है, रीडेबिलिटी आपकी प्रोग्राम की बढ़े और आपको अंडरस्टैंडिंग जो है प्रोग्राम की आपके लिए ईजी हो जाए। तो वो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इंटेलिजे आइडिया हम यहाँ पे यूज जो करने वाले आईडी वो यूज करने वाले इंटेलिजे आइडिया वाली, ठीक है। तो आई होप इस वाले लेक्चर में आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट एडिटर। मेन मेथड क्या होता है, क्लास की एनाटॉमी क्या होती है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैसे हेल्पफुल होता है आपके आउटपुट्स को शो करने के अंदर, ठीक है। ये तो हमारा टेक्स्ट एडिटर से एक प्रोग्राम था। अब बाकी जो प्रोग्राम्स हैं हम वो आईडी के अंदर ही बनाएंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर। तो आई होप लेक्चर अच्छा लगा है। लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।